चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना नया टॉपिक अपने बीपीएससी सिलेबस का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट थ्रू अ सिंगल एंड मल्टी लेयर बार्स एंड सिलेंडर्स। देखो, बार्स एंड सिलेंडर्स की बात की गई है तो स्टेट ऑफ मैटर मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ऑफ कोर्स इट विल बी अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो, वैसे तो सिलेबस में दे रखा है रिगार्डिंग द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, बट जब आप प्रीवियस ईयर निकाल कर आप जब चेक करोगे, द क्वेश्चंस आर इवन फ्रॉम द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, हीट ट्रांसफर में भी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आया वो बहुत बेसिक से आए हैं, बहुत ज्यादा कोर से नहीं आए हैं। ठीक है, सो हम लोग बिल्कुल बेसिक तक ही रहेंगे एंड एक लेवल ऊपर तक जाएंगे, ताकि अगर वो उस पर्टिकुलर रीजन से एक स्टेप फॉरवर्ड होकर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको बड़े इजीली थियोरेटिकल वे में आंसर कर पाए। और ये याद रखना, इससे जो क्वेश्चंस मेनली आए हैं, जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं उनको बस शांति से आपको क्या करना है, सुनना है, बहुत प्यार से समझना है और सिंपली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। जो भी क्वेश्चन हमें आंसर करना है इस लेक्चर में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही आंसर करना है। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाने के बाद मैं वही चीज क्वेश्चंस में रिपीट कर दूं, इट विल बी अ टाइम वेस्ट। ठीक है, सो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या कीजिए, बस वहीं तक ध्यान दीजिए एंड उससे जितने भी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है आप उसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, चलो बात करते हैं कंडक्शंस की। तो जब कंडक्शन की बात करेंगे तो सॉलिड में जो कंडक्शन आपको देखने को मिलता है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडक्शन इट विल नॉट ओनली इन द सॉलिड्स। लोगों के मन में एक भ्रम है कि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इट विल बी नॉट ट्रू। लिक्विड्स एंड गैसेस में भी इक्वली नहीं होता, बट हाँ एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत कम होता है। दैट्स वाई हम उस चीज को इन जनरल इग्नोर कर देते हैं एंड इन दैट केस इन लिक्विड्स एंड गैसेस हम कन्वेक्शन को थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट मानते हैं एंड लिक्विड की कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई लिक्विड्स और गैसेस के केस में कंडक्शन बहुत कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिक्विड्स और गैसेस के केस में कंडक्शन को इग्नोर मार जाएं। इग्नोर नहीं करने का है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए भी हैं जहां पर लोग कंफ्यूज हुए हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बेसिस पे ही क्वेश्चन को आंसर करके आए हैं। सो दैट विल बी अ टोटली रॉन्ग थिंग। आपको क्या सोचना है, आपको यह भी सोचना है कि भाई हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बात करनी है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि लिक्विड और गैसेस को लीव आउट नहीं करना है। कंडक्शन इज पॉसिबल इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, हाँ उनको जो स्पेशली एनालिसिस चाहिए वो चाहिए किसका, सिंगल एंड मल्टी लेयर बार्स एंड सिलेंडर्स। तो ये हम लोग जरूर करेंगे, जो भी चीजें हैं वो हम लोग जरूर करेंगे, बट हाँ एक बेसिक नॉलेज हमें इस चीज का जरूर होना चाहिए कि भाई हीट ट्रांसफर तीनों फेज में कैसे होता है। वैसे तो मैंने बेसिक नॉलेज काफी कुछ दे दिया था आपको, पहले लेक्चर में ही चीजों को मैंने बता दिया था, बट इसके फर्दर जो कोर चीजें हैं वो कोर चीजें हम लोग कहां करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडक्शन सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स के केस में। जब कंडक्शन पे हम आ ही गए हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड्स के केस में। तो सॉलिड्स के केस में दो रीजन होता है कंडक्शन का। एक होता है तुम्हारा लैटिस वाइब्रेशन, और जो लैटिस वाइब्रेशन का जो वेटेज है वो है 30%, और फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका जो वेटेज है वो 70% है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जनरली किसमें पाए जाते हैं, इन मेटल्स। और ये जो लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी है, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर जिसका बहुत प्रॉपर हो, तो ये किसमें पाया जाता है, जनरली इन डायमंड, ग्रेफाइट बोल सकते हैं। काफी बढ़िया लैटिस अरेंजमेंट होता है इनका। दैट इज द रीजन वाई कि ये नॉन मेटल होने के बावजूद अच्छे कंडक्टर हैं किसके, हीट के। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये नॉन मेटल होने के बावजूद इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बावजूद ये बहुत अच्छे क्या है, थर्मल कंडक्टर है। ध्यान में रखना, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और
हीट कंडक्टिविटी, दोनों को डिफरेंट ट्रीट करो सबसे पहले। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे आगे जो मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड टू बोथ द थिंग्स रिगार्डिंग द हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट अभी के लिए कभी भी दोनों चीजों को मिक्सअप मत करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। बट मैं जब बात करूंगा थर्मल कंडक्टिविटी की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ एक और चीज रोल प्ले में आ जाती है, एंड दैट इज लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इस चीज को भूल मत जाना यार, इस चीज को भूलोगे तो चीजें बहुत ज्यादा रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। और ओवरऑल मैंने वेटेज बता दिया कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वेटेज 70% के आसपास होता है और लैटिस वाइब्रेशनल का 30% के आसपास वेटेज होता है। अब हमें ये चीज तो दिख गया कि सर ये जो लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में नहीं आता, बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है सर, इसके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। तो ये जो चीज है ये आपका हीट ट्रांसफर में भी रोल प्ले कर रहा है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो हम बाय डिफॉल्ट ये चीज समझ सकते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, मेटल्स में होता है, तो हम लोग ये बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि फॉर मेटल्स इफ इट इज a good electric conductor it will be by default a good heat conductor also। ये हम स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर द मेटल्स। बट जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, मैं अब इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब बात कर रहा हूं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि देखो हमारे पास एक मटेरियल है और ये मटेरियल काफी अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो ये नहीं समझना है कि यार वो कंपल्सरीली मेटल ही होगा, क्योंकि हीट कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमको एक और पॉइंट को इक्वली सोचना पड़ता है, एंड दैट इज लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी। एंड लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, डायमंड एंड ग्रेफाइट विच आर नॉन मेटल्स। अगर वो अच्छा हीट कंडक्टर है तो हो सकता है कि वो डायमंड ग्रेफाइट भी हो, समझ में आया, जो कि एक नॉन मेटल है। सो कभी भी ऐसे कंसिडर मत करना यार कि अगर किसी चीज को हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल चुके हैं तो हम उसको कंपल्सरीली क्या बोल दें, मेटल ही बोले, ऐसा मत बोलना। लेकिन हां, अगर किसी ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है दैट इट इज अ मेटल, देन इन दैट केस वो एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन द सेम मैनर वो एक अच्छा हीट कंडक्टर भी होगा, क्योंकि हीट कंडक्शन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 70% रोल प्ले करता है। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट लिख लो, अ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज बाय डिफॉल्ट अ गुड हीट कंडक्टर ऑल्सो। अ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, अच्छा देखो मैंने क्या बोल दिया, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर अच्छा है, कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, एक गुड हीट कंडक्टर भी होगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब बात करता हूं मैं टेम्परेचर के इफेक्ट का, कि भाई ये जो टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो आपने क्लास 12th में भी इस चीज को पढ़ा होगा, बट मैं उस चीज को वापस एक बार रिपीट कर देता हूं फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहली बात कि जो मेटल होता है, मेटल जो होता है, अच्छा हाँ, ये लैटिस वाइब्रेशन भी हम इक्वली सोचते हैं किसके लिए, मेटल्स के लिए भी सोचते हैं। मेटल्स में भी बहुत बार लैटिस अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक ठाक होता है, किसी में बहुत रद्दी भी होता है, किसी में बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। बट ओवरऑल जो रोल प्ले हम सोचेंगे वो किसका सोचेंगे, मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जब हम मेटल की बात करेंगे तो हमें दोनों चीजें सोचनी है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी सोचना है और इसका भी सोचना है। तो देखो होता क्या है कि मेटल के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके वजह से कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी इस चीज को पढ़ा होगा, मे भी आपको वो चीज याद
ना हो, बट अभी मैं वापस इस चीज को याद दिला देता हूं कि फॉर मेटल्स द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। काफी बढ़िया पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने का बहुत ज्यादा क्या है, इसका इंपॉर्टेंट केस है। अब कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करता है? देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लैटिस प्रेजेंट है, जो भी लैटिस है हमारा, उसके अंदर जो भी एटम्स हैं, वो एटम्स आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना था, उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन। वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता। एंड मेजरली जो रोल प्ले है मेटल्स के केस में, वो किसका है? ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही है। तो हम मेजरली जो इस चीज को आंसर करेंगे फॉर मेटल्स, वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हम हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। नो डाउट आपका वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो रहा होगा, बट इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ कितना है? 30%। बट मेटल्स में इक्वली किसका रोल है, और सबसे ज्यादा रोल किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो भाई डोमिनेट कौन कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो हो रहा होगा वो चीज डोमिनेट करेगा। दैट्स वाई हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया, इन केस ऑफ मेटल्स हमने आंसर किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो भाई जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, लैटिस में प्रेजेंट जो एटम्स होंगे वो आपस में क्या करने लग जाएंगे? वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और वाइब्रेट करने लग गए तो भाई जिस इलेक्ट्रॉन को पास होना था फॉर द फ्लो ऑफ हीट, वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द फ्लो विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड। बहुत बढ़िया वर्ड है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है। फर्दर बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ध्यान में रखिए, नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता नहीं है कि नहीं? तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हम बात करेंगे सिर्फ लैटिस वाइब्रेशनल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन तो इंक्रीज करता ही है। समझ में आया? देखो, मेटल्स के केस में भी वाइब्रेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा होगा कंडक्टिविटी, बट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा। सो ओवरऑल इफेक्ट हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान में रखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बाय डिफॉल्ट, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, बाय डिफॉल्ट लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो ज्यादा डिक्रीज करता है। समझ में आया? सो दैट्स वाई ये कम इंक्रीज हुआ और ये ज्यादा डिक्रीज हुआ। सो ओवरऑल इफेक्ट क्या दिख गया मेटल में? डिक्रीज का इफेक्ट दिखा। समझ में आया? एंड जो ज्यादा वेटेज दिया गया है वो किसको दिया गया है? 70%। सो दैट्स वाई हमने आंसर किया मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में। बट जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो हम सोच ही नहीं सकते। जो भी आंसर करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है? वाइब्रेशनल इफेक्ट के रिस्पेक्ट में ही बात करना है। दैट्स वाई नॉन मेटल्स के केस में जो कंडक्टिविटी होती है, जो हीट कंडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज करती है। एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के रिस्पेक्ट में ही हम सिर्फ क्या करेंगे? इस चीज को आंसर करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। नोट में मैंने वो स्टेटमेंट भी लिख दिया है जो एग्जाम में काफी ट्रिकी वे में आता है। सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अबंडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स जो भी मेटल है वो दोनों ही चीज अच्छा करते हैं, करंट का भी और हीट का भी ट्रांसफर बढ़िया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ गुड कंडक्टर, अ गुड हीट कंडक्टर, यहां पर लिख लो, अ गुड हीट कंडक्टर विल ऑलवेज बी अ मेटल। जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बहुत बढ़िया बता के देता हूं। एक्सेप्शन है, जैसे बचपन में केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़ा करते थे ना, वैसे ही यहां पर बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। एंड दैट एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन का क्या है? एक एलोट्रॉप है। और उसका कंडक्टिविटी जब आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने कंपेयर किया इसको सिल्वर से। सिल्वर की कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में सबसे लार्जेस्ट होती है। आपको लग रहा होगा ना कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? वेटेज भी सबसे ज्यादा है और ये पाया जाता है मेटल्स में। तो बता दो सर, मेटल्स में जो सबसे बढ़िया मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? तो भाई मेटल्स में जो सबसे बढ़िया मटेरियल है जिसकी हीट कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो है सिल्वर, जिसकी वैल्यू है 410। और इसका यूनिट क्या होता है? ये जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन।
ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखिए, मेटल्स के केस में सबसे ज्यादा हीट कंडक्टिविटी किसकी है? सिल्वर की, 410 वॉट पर मीटर केल्विन। लेकिन जैसे ही मैंने डायमंड का हीट कंडक्टिविटी चेक किया, देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो वैसे भी नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है एंड इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेगा, ठीक है। सो लेकिन जब मैंने कंपेयर किया इसके हीट कंडक्टिविटी को, तो हीट कंडक्टिविटी इसका था 2300, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। मतलब आप सोच सकते हो कहां 410 और कहां 2300, ऑलमोस्ट 6 गुना। और ये सिर्फ और सिर्फ हम डायमंड के केस में किसके वजह से सोच सकते हैं? लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी। इसका जो लैटिस है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो इतना परफेक्टली अरेंज्ड है कि भाई अगर एक बार वाइब्रेट हुआ तो पूरा का पूरा लैटिस वाइब्रेट हो जाता है। देखो जब चीजें रैंडम होती है ना, मैं एक नॉर्मल सा आपको चीज बताता हूं। देखो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन, जहां पर अगर एक बुक पलटती है, आपने देखा होगा एक बुक पलटती है तो साथ साथ में सारे के सारे बुक्स आपस में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, और पूरा एक ट्रेंड फॉलो करता है गिरने का। आपने देखा भी होगा ऐसे वीडियोस। सो वो जो अरेंजमेंट है वो काफी परफेक्ट है, इसलिए वैसा इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन आप खुद सोचो कि एक बुक यहां पर रखा हुआ है और एक बुक मान लो यहां पे रखा होता, और फिर कहीं कोई तीसरा बुक यहां पे रखा होता, तो एक गिराते तो मुश्किल से कोई दूसरा या तीसरा गिरता, चौथा नहीं गिरता। क्या आप इस चीज को एग्री करते हो? यस। तो जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो लैटिस अच्छे से, सारे लैटिस मतलब लैटिस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सारे वाइब्रेट नहीं करते जब रैंडम अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर कहीं पर परफेक्ट अरेंजमेंट है तो उस केस में एक लैटिस जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, साथ साथ में सारी लैटिस आपस में क्या करने लग जाएगी? वाइब्रेट करने लग जाएगी। सो दैट इज नोन एज द परफेक्ट क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर लैटिस अरेंजमेंट, जो कि किसमें देखा जाता है? डायमंड और ग्रेफाइट में देखा जाता है। एंड डायमंड का जो हीट कंडक्टिविटी है वो कितना है? 2300, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। द बेस्ट मटेरियल इन मेटल्स, है कि नहीं? सो ये इसका जो 30% है डायमंड, ये जो 30% वेटेज है, ये इतना ज्यादा डोमिनेट कर गया इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कि भाई आप सोच ही सकते हो, फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। दैट्स वाई मैंने लिखा कि अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी, जिसका हीट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इन दैट केस जरूरी नहीं कि वो एक मेटल हो, वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि वो एक मेटल है, मतलब पहले ही डिफाइन कर दिया जाए कि वो एक मेटल है, तो ऑफ कोर्स वो डायमंड तो नहीं हो सकता। इन दैट केस हमें जो चीजें आंसर करनी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में आंसर करनी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में आंसर करनी होगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये तो रही बात थी किसकी? सॉलिड्स के केस में। कंडक्शन इन लिक्विड्स, अब जब हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दैट्स वाई यहां पर जो लिक्विड्स और गैसेस के केस में जो हमारा हीट कंडक्टिविटी है वो हमेशा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से ही होगा। ये चीज आई थिंक मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि देखो जो कंडक्शन होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेजरली, और लिक्विड और गैसेस के केस में किस वजह से होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। इस वर्ड को ध्यान में रखना, डायरेक्टली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा लिक्विड्स और गैसेस केस में। और गैसेस के केस में स्पेशली ये चीज डिफाइंड है, क्या? इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी अपॉन मोलर मास। गैस है, मोलर मास बड़ा इजीली निकाल लोगे कि भाई उस मॉलिक्यूल का एक मोल का कितना मास है, तो उससे डिवाइड करना होता है। मतलब जितना ज्यादा भारी मटेरियल, जितना ज्यादा भारी मटेरियल उतना कम कंडक्टिविटी, जितना हल्का उतना आराम से उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम ट्रांसफर देखने को मिलेगा। समझ में आया? जितना ज्यादा वो भारी हो जाएगा, मूवमेंट बहुत मुश्किल से होगा, एंड मूवमेंट बहुत मुश्किल से होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर बहुत मुश्किल से होगा, तो कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन इक्वली देखा जाए कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन है वो इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही कॉलिजन इंक्रीज करेगा आपकी कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ गैसेस। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा,
टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स में क्या होगा? सर लिक्विड्स के केस में कंडक्टिविटी और डिक्रीज होगा ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के केस में तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते मोलार मास ये, क्योंकि उसमें तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ या तो कंडक्टिविटी पे सोचेंगे। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्योंकि यहां पर बात जब लिक्विड के बारे में हम आंसर करेंगे तो हमको थोड़ा सा सॉलिड्स की तरह ही सोचना होगा, क्योंकि लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वो धीरे धीरे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़े और दूर दूर चलते चले जाएंगे, और जैसे दूर दूर चलते चले जाएंगे कंडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट डिक्रीज होगी। और यहां पर ये मोलार मास ये सब वाला कोई भी चक्कर नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जो क्लास 12 में पढ़ा करते थे, माइक्रो थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज होता है। ठीक है, लेकिन गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि गैसेस के केस में हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की बड़े आराम से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही दूर दूर होते हैं, तो हम वैसे ही उस टर्म्स में सोच नहीं सकते। हमको सिर्फ ये देखना है कि भाई कितना फास्ट कॉलिजन हो रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में कॉलिजन भी नहीं होता ढंग से, दैट्स वाई हम सीधा सीधा उससे ये बात करते हैं कि भाई लैटिस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास हैं। अगर जितने पास होंगे कॉलिजन उतना आसान होगा, जितने दूर होंगे कॉलिजन उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन गैसेस के केस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहीं से सारी चीजें डिफाइंड है। अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो भाई उसका रैंडमनेस भी इंक्रीज करता है, चीजें और रैंडम हो जाएगी, बहुत तेजी से कोलाइड करना स्टार्ट करेगा। सो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। और केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, एक रिलेशन डिफाइंड है, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसका जो रिलेशन है वो ऐसा है, रूट अंडर 3RT अपॉन एम। ठीक है, तो वहीं से एम और रूट 3R ये सब कांस्टेंट होते हैं, तो सिर्फ बचता है टी। तो टी अगर बढ़ाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगा, उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, और फिर फर्दर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड लिक्विड्स के केस में ये चीजें तो हम सोच ही नहीं सकते, सो दैट्स वाई सिर्फ मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में ही हम आंसर कर पाएंगे। फर्दर बात करते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये जो चीज है ये डिफाइंड होती है स्पेशली इन गैसेस। ठीक है, आपने देखा होगा हम यहां पर परफ्यूम छिड़कते हैं, अगर दूसरे रूम में भी कोई इंसान बैठा होता है तो उसको उसका अच्छा खुशबू चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई यहां पे जो छिड़का हुआ गैस है वो वहां तक, उस रूम तक डिफ्यूज हुआ। तो डिफ्यूजिविटी ये बताता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी वैसा ही थर्मल डिफ्यूजिविटी है कि भाई जो भी हीट ट्रांसफर होना है, मैं यहां पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि वो जो भी हीट ट्रांसफर होना है वो कितना फास्ट हुआ। अगर कोई हीट ट्रांसफर धीरे धीरे हो रहा है, कहने का मतलब वो अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर कोई हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि भाई उसकी डिफ्यूजिविटी बहुत अच्छी है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, जो भी डिफ्यूजिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे, और दूसरा डिपेंड करता है उसके खुद के हीट स्टोरेज कैपेसिटी पे। समझ में आया? मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं हीट स्टोरेज कैपेसिटी का। जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं यहां पे भिखारी का एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास 500 रुपए हैं, मान लो आपके पास 500 रुपए हैं, और हर एक भिखारी का जो पेट है वो 10-10 रुपए में भर जाता है। मतलब 10 रुपए का कोई सामान दोगे तो उसका पेट भर जाएगा और वो चला जाएगा। लेकिन कुछ कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे तगड़े होते हैं और उनको 50 रुपए का खाना चाहिए होता है, तभी जाकर उनका पेट भरता है। तो मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि आपके पास 500 रुपए हैं और आपके पास कुछ ऐसे भिखारी हैं जो 10-10 रुपए में जिसका पेट भर जाता है। तो तुम जरा खुद ही बताओ, जब तुम सबको 10-10 रुपए देना स्टार्ट करोगे, 10-10-10-10-10-10-10, ये कहां तक चलता चला जाएगा? सर ऐसे ऐसे आप 50 भिखारियों को खाना खिला सकते हो और आपको सबसे ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, है कि नहीं? टोटल 50 हो जाएंगे, बताओ, तुम खुद ही बताओ। अगर तुम सबको 10-10 रुपए बांटते हो या फिर 10-10 रुपए का खाना देते हो तो टोटल 500 रुपए में तुम कितने भिखारी को खाना खिला पाओगे? 50 भिखारियों को खाना खिला पाओगे। लेकिन अगर तुमको कुछ ऐसे मोटे मोटे भिखारी मिल जाएं जो एक बार में 50-50 रुपए का खाना खा जाएं, तो तुमको पता है कि ऐसे ऐसे तुम कितने भिखारी को खाना खिला पाओगे?
सर सिर्फ 10 भिखारियों को खाना खिला पाएंगे। कहने का मतलब हम उसी पैसे में जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें हम कम दूर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे या कम दूर तक ही ट्रांसफर कर पाएंगे। मतलब वैसा ही सिचुएशन है कि अगर किसी मटेरियल का हीट स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है तो भाई जो हीट ट्रांसफर होगा वो कम दूर तक होगा इन द सेम टाइम। यहां पर टाइम कौन है? पैसा। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर किसी की हीट स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इन द सेम टाइम वो ज्यादा दूर तक क्या करेगा? ट्रांसफर होगा। मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफर हुआ ना, मतलब इस जगह से 50वें पोजीशन तक पहुंचने में इसको उतना ही टाइम लगा, और इस केस में उसी टाइम में ये सिर्फ 10वें पोजीशन तक ही क्या हुआ? पहुंच पाया। सो एक तो चीज ध्यान में रखना है कि भाई ये चीज डिपेंड करेगी किस पे? कि आपका हीट स्टोरेज कैपेसिटी कैसा है। ठीक है। और दूसरा डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी। भाई मटेरियल का कंडक्टिविटी भी तो इक्वली रोल प्ले करता है। अगर कोई मटेरियल अच्छा खासा कंडक्टिव है, वो बोलेगा ठीक है भाई जाओ, मैं अच्छा कंडक्टर हूं हीट का, जाओ, तो वो जल्दी से जाने दे देगा। लेकिन अगर कोई हीट कंडक्टर अच्छा नहीं होगा, वो बार बार उस हीट को क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगा, और जो फ्लो है वो बड़ा धीरे धीरे होगा। समझ में आया? सो दैट्स वाई डिफ्यूजिविटी दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, एक कंडक्टिविटी और दूसरा उसका हीट स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि हीट की बात हो रही है, थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात हो रही है, दैट्स वाई जो मैंने कैपेसिटी लिया है, जो हीट कैपेसिटी लिया है, वो जो स्टोरेज कैपेसिटी लिया है वो हीट के टर्म्स में लिया है। समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखो। दैट्स वाई थर्मल डिफ्यूजिविटी, अब तुम खुद सोचो ना कि भाई जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा उसका कंडक्टिविटी, सॉरी उसका डिफ्यूजिविटी कम, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम उसका डिफ्यूजिविटी ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक, वो ज्यादा लोगों को खाना खिला पाया ना। जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा वो कम लोगों को क्या कर पाया? खाना खिला पाया। तो आई थिंक इस चीज से आप क्या करोगे? समझ पाओगे। दैट्स वाई जो स्टोरेज कैपेसिटी है उससे अल्फा क्या होगा? अल्फा से डिनोट किया जाता है इसको, अल्फा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो हीट कंडक्टेड है, ऑफ कोर्स जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, वो जल्दी क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा, तो भाई इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया के। और बाय डिफॉल्ट आपको शायद पता भी होगा, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो सीपी से। रो सीपी डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। रो सीपी कंबाइंड टर्म को ही हीट कैपेसिटी बोला जाता है। सो जिसका रो सीपी ज्यादा उसका डिफ्यूजिविटी कम, और जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा उसमें डिफ्यूजिविटी ज्यादा। तो इस चीज का खास ख्याल रहे। एंड आई थिंक मैंने आपको फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन पहले भी समझा रखा था कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? -KA/dT/dx। ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ये dt क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता है। दैट्स वाई हम पहले ही फॉर्मूले में नेगेटिव लगा के रखते हैं, क्योंकि dt मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज हमेशा कैसे डिफाइंड है? फाइनल माइनस इनिशियल। और अब जब हीट ट्रांसफर होगा तो भाई पहले हायर टू लोअर टेम्परेचर ही होता है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ऑफ कोर्स लोअर ही होगा, पहले वाला हायर होगा। सो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होने वाला है। दैट्स वाई हम पहले एक नेगेटिव साइन लगाकर रखते हैं, ताकि हमारा हीट ट्रांसफर क्या दिखे? हमेशा पॉजिटिव दिखे। और एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीट फ्लक्स। आप बचपन में भी पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे ही यहां पर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? हीट फ्लक्स डिफाइन करते हैं। एंड वो हीट फ्लक्स, जैसे वहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में भी जैसे आप गॉसियन सरफेस लेकर चीजों को सॉल्व किया करते थे, वैसा ही यहां पर भी है कि आप जो भी गॉसियन सरफेस लेते थे, आप उसके एरिया से डिफाइन करते थे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर भी वही है, यहां पर कोई गॉसियन सरफेस नहीं लेना है। जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है, आपको डिफाइन करना है कि किस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आप उस हीट ट्रांसफर को पर यूनिट एरिया निकाल देते हो, दैट इज ओनली नोन एज हीट फ्लक्स। तो इसी फॉर्मूले में ए को किधर लेके चले जाओ? इधर डिवाइड में, तो इधर क्या बच जाएगा? -K/dt/dx। अब dt को तुम बोल दोगे T1 - T2। नेगेटिव पहले ही कर लिया हमने, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। एंड ये जो dx है, चेंज कहां से कहां तक हुआ? यहां से यहां तक।
सो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सर, इसका खुद का लेंथ, कि भाई ये किस लेंथ तक क्या हुआ, फ्लो हुआ। इसको लेंथ बोल दो या विड्थ बोल दो, ये जो भी डायमेंशन होगा उसको यहां पर क्या करोगे, मेंशन करोगे। सो के डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर इसको विड्थ बोलो, बहुत जगह इसको क्या बोलते हैं, विड्थ, बी बोल दो, तो यहां पर तुम क्या लिख दोगे, इसको बी लिख दोगे, ठीक है। अब मुझे जो काम करना है वो डिफाइन करना है इसका रेजिस्टेंस। डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके रेजिस्टेंस पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टेंस जब डिफाइन करना रहा तो मैं थोड़ा सा आपको एनालॉजी बताना चाहूंगा कि बस उस एनालॉजी के थ्रू क्या कीजिए, क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अब ये एनालॉजी कैसे बताएं, देखो बचपन से बात करते हैं, मैं कुछ आपको नया नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स होंगे। सो आई नीड टू रिलेट द पास्ट कॉन्सेप्ट विच यू माइट बी नोइंग, ठीक है। सो पुराना कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लास 12th का ही पता होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मान के नहीं चल सकता कि कॉलेज में आपने कुछ पढ़ा भी होगा, रद्दी हो गए बिल्कुल पढ़ने में, ठीक है, और जैसे तैसे वही कुछ ऑल इन वन बुक्स पढ़ के सेमेस्टर निकाल रखा होगा। सो मैं उस चीज पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकता कि आपने कॉलेज में कुछ पढ़ा होगा। सो एक नॉर्मल एनालॉजी से मैं चीजों को समझाने की एक कोशिश करता हूं। तो देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, यही पढ़ा था आपने, ओम्स लॉ से पढ़ा होगा इस चीज को। अब वैसा ही कुछ यहां पर भी है। हमने क्या देखा, हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमारे पास फॉर्मूला ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, इसको बोलेंगे हम हीट ट्रांसफर, ठीक है सर, बोल लो हीट ट्रांसफर, दैट टू रेट होता है वैसे तो इसका, बट ठीक है, हीट ट्रांसफर। फ्लो क्या हुआ, फ्लो हुआ हीट, यही तो क्या हुआ, हीट ही तो फ्लो हुआ ना। तो जब हम इस फॉर्मूले को देखें तो हम भी, क्योंकि हमें एनालॉजी दिखानी है, तो हमको उस Q के करस्पॉन्डिंग कुछ टर्म यहां पे ढूंढना पड़ेगा। तो हमने ढूंढा कि भाई ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूले में पहले जब हम इलेक्ट्रिक वे में बात कर रहे हैं तो भाई बताओ इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो कर रहा था सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, और उसके फ्लो के करस्पॉन्डिंग हम क्या डिफाइन कर रहे थे, करंट डिफाइन कर रहे थे। तो यहां पे जो टर्म है जो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है या फ्लो के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है वो है करंट। तो यहां पर अकेला कौन है, Q जो कि फ्लो हो रहा था, तो हमें इस फॉर्मूले में भी अकेला कौन चाहिए, I जो कि फ्लो हो रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी फॉर्मूले को लिख दिया I इज इक्वल टू V बाई आर। हमको दिख गया कि ठीक है भाई, ये जो चीज है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है फ्लो। और इस फॉर्मूले में जो V था वो V क्या था सर, इसका डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था, इस वजह से करंट फ्लो हुआ। ये क्या था, ये था पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई यहां पर हमने क्या क्रिएट किया है जिसके वजह से हीट ट्रांसफर हुआ है सर, यहां पे हमने टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में था ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफर होगा, वैसे ही यहां पर है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमारा हीट ट्रांसफर होगा। ये चीज समझ में आता है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं कि भाई इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इस फॉर्मूले में जिस चीज का डिफरेंस हमने दिया है, जिसके वजह से ये हीट ट्रांसफर देखने को मिला है, वो है T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने I के जगह पे क्या लिख दिया, हमने I के जगह पे लिखा Q और V के जगह पे लिख दिया डेल्टा T, है कि नहीं। अच्छा हाँ, इस फॉर्मूले में भी हमें दिख रहा है Q है और इस तरफ क्या है, डेल्टा T है। तो भाई जो भी बचा उसको तुम किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि यहां पर नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है। फर्क इतना है कि ये जो रेजिस्टेंस था वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो थर्मल रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपली इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करो अपने एक्चुअल फॉर्मूले से और इसको डिफाइन करोगे। जैसे इसका फॉर्मूला ना माइनस, अब तो माइनस हो नहीं रहेगा, के ए डेल्टा टी, अब डेल्टा टी डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन बी, कोई दिक्कत ना। यहां पर न्यूमरेटर में डेल्टा टी अकेला है, इसके साथ कौन था, के, तो भाई इसको हटाओ, है कि नहीं। अब डेल्टा टी के अलावा जो भी बचता है
उसको किससे डिनोट करोगे, 1/r थर्मल से, या फिर डिनोमिनेटर में सबको लेके चले जाओ। तो हमने भी वही किया, हमने इधर से K को हटाकर हमने इसको नीचे में K को लेके गए और अब चीजों को कंपेयर किया। Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। ऊपर में इसी फॉर्मूले को, जो मेन हमारा फोरियर्स लॉ था, हमने उसको ही क्या किया, थोड़ा मैनिपुलेट किया, उस फॉर्मेट में बनाने का हमने कोशिश किया। और हमें क्या दिखा कि सर नीचे में यहां पे आर थर्मल था, तो यहां पर भी जो नीचे में आ रहा है वो क्या होगा, वो आर थर्मल ही होगा इन केस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन में जो थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइंड है, हेंस आर थर्मल विल बी इक्वल टू बी अपॉन के ए। ये किस में डिफाइंड होगा, कंडक्शन के केस में। और ये चीज हमें जो पढ़ना है वो बार्स में भी पढ़ना है और सिलेंडर में भी पढ़ना है। मैं आपको साथ में स्फीयर भी पढ़ा दूंगा कि अगर बाई चांस एक आध कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस चीज को क्या कर लो, आंसर कर लो। सो ये चीज ध्यान में रखो, आर थर्मल विल बी बी अपॉन के इंटू ए। ये थर्मल रेजिस्टेंस है। और अगले वीडियो में जब हम थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस लिया गया है वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस के अलोंग लिया गया है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस आप कंसिडर करोगे उतने ही लोकेशन तक आपको थर्मल रेजिस्टेंस भी एज्यूम करना पड़ेगा। अब चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी स्टेट में आप जिस भी दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हो, उन दोनों के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आएगा आप उन सबको कंसिडर करो। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ सॉलिड की हो रही थी, तो भाई हम सॉलिड तक ही यहां पर क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। तो जो हम स्लैब लिए हैं, हम इस दो पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, ऑफ कोर्स T1 माइनस T2, ये हायर है, ये लोअर है। अब वैसा ही बात करेंगे विड्थ के बारे में। तो विड्थ तो भी हमने इन दोनों का ही ले लिया। अब जो हमें रेजिस्टेंस कंसिडर करना है वो इन दोनों के बीच में ही कंसिडर करना है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है, सर सॉलिड स्टेट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में इसी रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर विड्थ B है, अगर इस मटेरियल का कंडक्टिविटी K है, B अपॉन K, और इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तुम क्या कर लोगे, कंसिडर कर लोगे। मान लो ये A है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो B अपॉन K इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर दिस स्लैब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।